हाय स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है आदर्श गैस समीकरण अर्थात आइडियल गैस इक्वेशन या फिर इसको और कहते हैं संयुक्त गैस नियम या कंबाइंड गैस लॉ। इसके पहले हमने गैस के नियम में 4 नियम पढ़ लिए थे कि वे नियम जो कि गैस के गुण को अर्थात प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने के लिए बनाए गए हैं। पहला है उसमें बायल का नियम, दूसरा चार्ल्स का नियम, तीसरा एवोगैड्रो का नियम और चौथा गै-लुसाक का नियम। तो इन चारों में से 3 जो नियम हैं जिसमें एवोगैड्रो हो गया, बायल हो गया और चार्ल्स हो गया, इन तीनों को यदि हम मिक्स कर देते हैं अर्थात मिला देते हैं आपस में, तो इससे हमको एक नया रूल या अर्थात एक नया नियम पता चलता है जो कि आदर्श गैस समीकरण बन जाता है। उसी को कंबाइंड गैस लॉ कहते हैं। गैस समीकरण है अर्थात आइडियल गैस इक्वेशन, इसकी उत्पत्ति अर्थात इसका जो डेरिवेशन होता है या इसका इक्वेशन होता है वो कैसे बनाया जाता है उसको। तो इसमें सबसे पहले हम जो 3 नियम बताए उसमें सबसे पहले हम लेते हैं एवोगैड्रो का नियम। एवोगैड्रो का नियम हमने पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था, पहला नंबर दे रहे हैं एवोगैड्रो का नियम, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो वॉल्यूम होता है वो मोलों की संख्या के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। यहाँ पे हमने क्या किया था, टी और जो पी रहता था अर्थात प्रेशर रहता था, इसको हमने क्या कर दिया था, स्थिर अर्थात कांस्टेंट किया हुआ था। और ये नियम क्या है, ये है एवोगैड्रो का नियम। एवोगैड्रो का नियम, ठीक। एवोगैड्रो से ए हो गया, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट की तरह इसको याद कर सकते हैं आप, अर्थात इसको हम इसमें हम ABC अर्थात एवोगैड्रो, बायल और चार्ल्स। अब दूसरा देखिए, दूसरा होता है बायल का नियम। बायल का नियम हमने क्या पढ़ा था, ऐसा P पढ़ा था और इस तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल P कर दिया था। अब इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि P कर दिया और ऐसा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल P। V क्या है, वॉल्यूम है अर्थात आयतन किसका, गैस का, और P क्या है, प्रेशर है किसका, गैस का। यहाँ भी वैसी गैस का आयतन V है और N क्या है, ये गैस के मोलों की संख्या है। ये दूसरा तो हो गया बायल का नियम। और इसमें क्या स्थिर रहता था, यहाँ पे देखिए ये वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में है, तो यहाँ पे क्या रहता था, जो T है उसको हमने फिक्स कर रखा था, कांस्टेंट अर्थात स्थिर कर रखा था T स्थिर। और ये क्या हो गया, बायल का नियम। बायल का नियम, ये हमारा दूसरा नियम हो गया गैस का। पहला हमने एवोगैड्रो के लिया, दूसरा बायल, तीसरा इसी तरीके से हमने किसका पढ़ा है, चार्ल्स का नियम पढ़ा है। चार्ल्स के नियम में क्या पढ़ा है हमने, ये वॉल्यूम हमने लिया था और इसको हमने टेम्परेचर के साथ देखा था और यहाँ पे हमने क्या किया था, P को स्थिर कर रखा था अर्थात जो प्रेशर रहता था उसको कांस्टेंट किया था। और प्रेशर कांस्टेंट कर दे तो इसमें हमने ये देखा था जो टेम्परेचर बढ़ाते थे तो वॉल्यूम बढ़ता था। और साथ में तीनों में कॉमन चीज़ क्या है, तीनों में कॉमन ये है, स्पेशली ये जो बायल और चार्ल्स होता है इसमें N जो है ये भी स्थिर है अर्थात मोलों की संख्या, और यहाँ भी मोलों की संख्या क्या है, स्थिर है। अर्थात हर एक केस में मोल की संख्या स्थिर रहती है, ये माना जाता है। ये हो गया अपना चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम। अब इस तरीके से हम तीनों को यदि देखें तो देखिए यहाँ पे भी यहाँ पर भी है, और इसको यदि मैं थोड़ा सा पलट के इस तरीके से लिख दूँ तो यहाँ पर भी मेरे को V अर्थात आयतन मिलता है और यहाँ पे V समानुपाती मिलता है मेरे को T क्या है, ताप है किसका, जो गैस है उसका, अर्थात गैस किसी कंटेनर में रहेगा उसका टेम्परेचर है। अब तीनों को अर्थात हम क्या बोल सकते हैं, समीकरण 1, 2 और 3 को कंबाइन करने पर अर्थात हम क्या कर रहे हैं, संयुक्त कर रहे हैं। संयुक्त करने पर अर्थात आपस में हम उसको मिक्स कर रहे हैं। तो देखिए तीनों में कॉमन क्या है, V है तो मैं V लिख दूंगा। उसके बाद देखिए समानुपाती N है तो समानुपाती मैं N लिखूंगा, और इसमें समानुपाती क्या है T, तो मैं समानुपाती T भी लिख दूंगा। और इसमें क्या है देखिए बटा के रूप में P है, अर्थात मैं इन 3 समीकरण को अलग अलग ना लिख करके ऐसा मिक्स कर दूँ तो ऐसा मेरे को एक समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब ये समानुपाती के यदि मैं निशान हटाऊँ तो ये बन जाएगा मेरे लिए V बराबर हो जाएगा R और ये N, ये T और ये नीचे क्या हो जाएगा P। अब इसको मैं थोड़ा सा और आगे मॉडिफाई करूं तो ये मुझे ऐसा दिखने लगेगा, P V इक्वल टू N R T। देखिए P V अर्थात इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ये N को मैं सामने कर दिया, R को इधर और T को इधर। यहाँ पे R क्या है, R हमने परमाणु संरचना में पढ़ा था रिडबर्ग स्थिरांक, लेकिन वो परमाणु संरचना का जो R है वो अलग है, वहाँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से संबंधित था। यहाँ पे जो R है ये रिडबर्ग स्थिरांक नहीं है, इसको याद रखें। ये है गैस नियतांक, गैस नियतांक अर्थात गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। इसको कहा जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अर्थात हिंदी में इसको बोलेंगे सार्वत्रिक गैस नियतांक। अर्थात ये गैस के लिए कांस्टेंट है, नियतांक है, और इसका मान फिक्स होता है, और इसका मान जो है R का मान वो निर्भर करता है प्रेशर और वॉल्यूम पर। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये समीकरण जो है इसी को हम कहते हैं आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण, साथ में इसी का नाम है संयुक्त गैस नियम, अर्थात चूंकि 3 चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया था, संयुक्त कर दिया, इसलिए इसको संयुक्त गैस नियम अर्थात कंबाइंड गैस लॉ भी कहते हैं। और आदर्श गैस समीकरण है, इसी को हम बोलते हैं अवस्था समीकरण। यहाँ सामने लिख देता हूँ गैस अवस्था समीकरण। गैस अवस्था समीकरण का अर्थ है कि ये, इसमें हमने क्या पढ़ा था, गैस के नियम में हमारे 4 वेरिएबल होते हैं P, V, N और T।
तो ये जो 4 वेरिएबल है इनके बीच में संबंध दिखा रहा है, जिसके द्वारा क्या होता है, हमको जो गैस है उसका गुण पता चल जाता है, अर्थात उसकी प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पता चलने लगती है किसी भी कंटेनर के अंदर। तो चूंकि ये चारों वेरिएबल का संबंध है इस समीकरण से हमको पता चलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गैस अवस्था समीकरण भी कह देते हैं, या फिर यही इसी को कहा जाता है आदर्श गैस समीकरण। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी कैसे आदर्श गैस समीकरण की उत्पत्ति होती है, अर्थात कैसे ये उत्पन्न होता है। अब देखिए इसमें तो सबका अर्थ जानते होंगे, पी मतलब प्रेशर होता है, दाब किसका, गैस का, वी मतलब आयतन किसका, गैस का, अर्थात जो कंटेनर है उसका आयतन, क्योंकि गैस जिस जगह पे रहेगा वही गैस का भी आयतन होता है, वही किसका होगा, कंटेनर का भी आयतन। एन गैस की मोलों की संख्या है, आर यहाँ पे क्या है, गैस नियतांक है। जो अब देखिए इस समीकरण में जो आर है, आर का मान पी और वी के इकाई पर निर्भर करता है, इकाई पर निर्भर करता है। अर्थात जब हम जो गैस नियतांक है या जिसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोल रहे हैं, इसमें आर का यूनिट फिक्स होता है हर किसी चीज़ के लिए, लेकिन वह उसका यूनिट कब बदलेगा, जब ये जो पी है और वी है इनके यूनिट बदल जाए रहेंगे। तो उसको हम इसके बाद स्टेप में पढ़ेंगे। पहले तो ये इक्वेशन याद रखें, ये हमको न्यूमेरिकल बनाने में मदद करेगा। साथ में इस इक्वेशन को मैं यदि और आगे बढ़ा दूँ तो हमको एक और नया समीकरण मिल जाएगा। क्या मिलेगा, पी वी बराबर, देखिए एन क्या है, मोलों की संख्या, और हमने यूनिट 1 में क्या पढ़ा है, एन का अर्थ W/m पढ़ा है, ठीक है, और इसके साथ ये आर टी। ठीक, अब इस समीकरण से हमको क्या पता चलेगा, इस समीकरण से हमको ये पता चलेगा कि प्रेशर, वॉल्यूम, टी का मान दे देगा, आर का मान तो हमको रटना है क्योंकि उसका मान फिक्स होता है, और एम का मान यदि हमको पता हो तो इस समीकरण के द्वारा हम डब्लू अर्थात होता है मात्रा या द्रव्यमान किसका, गैस का, गैस की या गैस का। तो इसको याद रखें, इस समीकरण के से हमको W अर्थात गैस की मात्रा निकालने के लिए भी एक नया समीकरण मिल गया। अब इसको मैं यदि और आगे बढ़ा दूं तो ये इस तरीके से कैसे हो जाएगा, देखिए ये हो गया WRT, और इधर मैं कर दूं तो PVM, इस तरीके से। अब W को निकालूं तो PVM बटा ये हो जाएगा RT। तो इस सूत्र से हमको मिल जाएगा W का मान। अब इस सूत्र को यदि मैं और आगे बढ़ाऊं और यदि हमको दे दे घनत्व के बारे में, अर्थात गैस का घनत्व यदि निकालना रहेगा तो घनत्व के लिए इसके आगे हम और सूत्र निकालेंगे। पहले इसको नोट करिए इस पार्ट को, फिर इसके आगे हम और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने 2 सूत्र पढ़ लिया था, एक तो PV = nRT जो कि एक आदर्श गैस समीकरण है, और आदर्श गैस समीकरण की यदि व्युत्पत्ति आती है तो यहीं तक ये एंड हो जाता है। ये आगे का पोर्शन हम सिर्फ आंकिक अर्थात न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होते हैं उनके प्रश्नों को हल करने के लिए जो फार्मूला होता है उसके लिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए PV = nRT, इस सूत्र से हमको कोई भी 3 मान दे दिया रहेगा तो चौथा मान पता चल जाएगा। कैसे चौथा मान पता चल जाएगा, यदि प्रेशर दे देता है, वॉल्यूम दे देता है, टी का मान दे देता है, तो हम इससे क्या निकाल पाएंगे, मोल निकाल पाएंगे। क्यों, क्योंकि आर का मान तो फिक्स है जो कि हम आगे लिखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं उसके लिए। उसी तरीके से कोई भी 3 मान दे दिया रहेगा, आर का मान हमको रटना पड़ेगा, तो एन, टी और पी में से कोई भी 3 मान रहेगा तो चौथा मान हम आसानी से निकाल पाएंगे। याद सिर्फ ये रखना है कि किसको क्या कहते हैं, प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, ये मोल की संख्या और टेम्परेचर, ये सब गैस के ही होते हैं, अर्थात गैस का प्रेशर, गैस का वॉल्यूम, गैस की मोलों की संख्या, गैस का टेम्परेचर। अब इस सूत्र को हमने मॉडिफाई करके ऐसा बना दिया। ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो क्वेश्चन होता है उसमें गैस की कितनी मात्रा उपयोग कर ली गई जिससे टेम्परेचर इसका ऐसा हो गया करके घुमा के पूछता है। इससे संबंधित हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे बाद। मोलों की संख्या n = W/m होता है, जिसको हमने कहाँ पढ़ा है, इसको हमने यूनिट 1 में पढ़ा है, वही मान मैंने यहाँ पे भर रखा है। तो इस तरीके से इस सूत्र को हम मॉडिफाई कर दें तो ऐसा बन जाएगा ये सूत्र। तो ये हमारा हो गया पहला सूत्र जो कि इंपॉर्टेंट है, ये हो गया दूसरा सूत्र। यदि हम मैं इसी सूत्र को और आगे मॉडिफाई करूँ तो हमको एक संबंध मिल जाएगा गैस के घनत्व। यदि गैस का घनत्व दे देता है जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में डेंसिटी, और इसको हम D से दिखाते हैं, और मोलर मास, मोलर मास मतलब ये जो m है इसको बोलते हैं मोलर मास, मोलर द्रव्यमान या मोलर मास, ठीक, जो कि ग्राम में लिखे जाते हैं। तो वो पहला यूनिट आपने पढ़ा होगा तो वहाँ से आपको मोल निकालने का तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा। ये तो हो गया वहीं से कनेक्ट। अब हम तीसरा सूत्र इससे आगे मॉडिफाई करके बना रहे हैं, गैस का घनत्व D और किसके बीच में, m के बीच में, m के बीच संबंध, अर्थात गैस का घनत्व कभी पूछ देता है तो उसके लिए हम सूत्र कैसे पता करेंगे, किससे, आदर्श गैस समीकरण के द्वारा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे PV = nRT। अब देखिए इसको मैं n को लिखूँ तो n क्या हो जाएगा, W/m, ये हमने पढ़ा अभी थोड़ा देर पहले, और W क्या है, मात्रा है अर्थात द्रव्यमान गैस का, और M क्या है, मोलर मास है अर्थात मोलर द्रव्यमान। और हम जानते हैं कि जो D होता है अर्थात घनत्व होता है, इसका अर्थ होता है क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। ये है घनत्व का सूत्र जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ये सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान को हम दिखाते हैं W से और आयतन को दिखाते हैं किससे, V से, ठीक। इसको हम यदि मॉडिफाई करें तो ऐसा दिखने लगेगा। अब देखिए इसमें ये जो फार्मूला है इसमें यदि मैं रिलेशनशिप देखूं तो यही सूत्र देखिए, D बराबर होता है W/V,
अब ये W है और इस V को यदि मैं यहाँ कर दूँ, ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा मेरे को, P बराबर हो जाएगा, ये हो गया W और ये V हो गया, M तो रहेगा ही, ठीक, और ये हो गया RT। तो W बट्टा V बराबर क्या हो जाएगा, W बट्टा V बराबर देखिए D है, तो मैं लिखूँगा D RT और ये क्या हो जाएगा बट्टा M। तो ये मेरे को मिल गया एक और संबंध प्रेशर और इसके बीच में। अब इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, D निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, D बराबर हो जाएगा, इसको देखिए A, इसका गुणा कर दो सीधा सा, मतलब इस तरीके से, ये हो गया DRT बराबर ये हो गया MP। MP मतलब M का अर्थ है मोलर मास, P का अर्थ प्रेशर, T का अर्थ टेम्परेचर, किसमें केल्विन में, R का अर्थ क्या है गैस नियतांक गैस कांस्टेंट, और D क्या है डेंसिटी अर्थात घनत्व किसका, गैस का। तो ये हो जाएगा सूत्र हमारे पास MP बटा RT। ठीक, तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि इनके बीच में संबंध कैसे होता है। अर्थात मैं यदि मान लो प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं, अर्थात इसको और आगे बढ़ा रहा हूँ, यदि प्रेशर और टेम्परेचर स्थिर हो जाए, स्थिर हो, तब ये संबंध कैसे हो जाएगा, ये संबंध है इस तरीके से हो जाएगा, D समानुपाती M, अर्थात जो घनत्व है मोलर मास की क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये क्या है, D मतलब हो गया घनत्व और ये क्या हो गया मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान हमेशा ग्राम में रहता है। जैसे मैं बोल दूँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16, तो मोलर द्रव्यमान यदि लिखूंगा तो मैं उसको लिखूंगा 16 ग्राम, लेकिन परमाणु द्रव्यमान लिखूंगा मैं उसको किसको, ऑक्सीजन का, तो मैं उसको लिखूंगा 16 AMU, जो कि हम पहले यूनिट में पढ़ चुके हैं कि MU कहाँ लिखना है और ग्राम कहाँ पे लिखना है। तो ये हमको एक संबंध मिल जाएगा नया। तो ये संबंध से याद रखना है और ये चीज़ें कैसे याद रखेंगे, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे PV = nRT से, क्योंकि इसी से हम ये फार्मूला बना रहे हैं। तो ये सिर्फ फार्मूला आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जब हम गणित बनाना स्टार्ट करेंगे तो इसी फार्मूला से हम इनको निकालते जाएंगे। तो ये दूसरा फार्मूला हो गया, जब हमको गैस का वेट पता करना रहेगा, वजन यदि नहीं दिया रहता है तो इससे संबंधित क्वेश्चन के लिए ये फार्मूला उपयोग करेंगे। बाकी सामान्य यदि कोई भी 3 चीज़ दे देता है और इसमें से मोल पूछता है तो इस n वाले से पता कर लेंगे, आयतन पूछता है तो इसमें से, प्रेशर पूछता है तो इसमें से, टेम्परेचर पूछता है तो इसमें से, ठीक है, और W का मान इस फार्मूले से पता करेंगे। अर्थात ये सारी चीज़ें दी रहेंगी कुछ ना कुछ। नेक्स्ट यदि हम गैस का घनत्व पूछ देता है कहीं से, तो घनत्व का हम कहाँ से पता करेंगे, इस फार्मूले से। ठीक, तो ये याद रखना है। अर्थात हमको क्या क्या चीज़ पता चल गया, एक नया रिलेशन पता चल गया और हमने एक ये फार्मूला निकाल लिया जो कि इंपॉर्टेंट है घनत्व से संबंधित। ये गैस के घनत्व निकालने के लिए फार्मूला, गैस का वेट निकालने के लिए, और ये आदर्श गैस समीकरण। टोटल कितने फार्मूले हो गए अपने पास, 3। अब देखिए लास्ट एक और फार्मूला। लास्ट फार्मूला हम कैसे करेंगे, PV = nRT जो फार्मूला है, अर्थात जो अपना आदर्श गैस समीकरण है, इसी को यदि हम और थोड़ा सा मॉडिफाई करें, PV = nRT, इसमें यदि मैं n जो होता है, n को कांस्टेंट कर लूँ, n स्थिर हो जाए, अर्थात मोलों की संख्या फिक्स हो जाए। जैसे मैंने 5 मोल ले लिया कोई चीज़ को, अर्थात गैस को, तो वो शुरू से आखिरी तक 5 मोल ही रहे। 6 मोल ले लिया तो हम वो शुरू से आखिरी तक 6 मोल रहे। इसका अर्थ यही है, स्थिर का अर्थ शुरू में जितना हमने लिया पूरा अभिक्रिया होने तक वो इतना ही हमको रखना होता है। n को हमने स्थिर कर दिया तो देखिए इसमें संबंध क्या हो जाएगा, PV = RT। अब ये R ये तो वैसे ही क्या है, गैस स्थिरांक, गैस नियतांक है। ठीक, तो ये भी यहाँ से क्या हो जाएगा, फाइनली हट जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है, अर्थात n को हमने स्थिर कर दिया, अर्थात इसको हमने क्या कर दिया है, इसको हमने कर दिया 0, अर्थात फिक्स कर दिया। और ये तो गैस नियतांक है, ये तो वैसे ही 0 होता है। तो P और T के बीच में क्या संबंध हो गया, PV = T हो गया। अब यदि मान लो मुझे 2 आयतन, 2 प्रेशर और 2 टेम्परेचर दे देता है, अर्थात प्रेशर भी 2 हो जाए हमारे पास, वॉल्यूम भी 2 हो जाए, टेम्परेचर भी 2 हो जाए, तो ये इससे हमको कैसा एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो अर्थात मैं कंडीशन दे रहा हूँ, यदि 2 अलग अलग क्या रहे, प्रेशर रहे, वॉल्यूम रहे और टेम्परेचर अर्थात ताप हो, तब इसके आगे का पोर्शन मैं यहाँ आगे कर रहा हूँ, समझते जाएंगे। तब ये जो हमारा इक्वेशन है ये कैसे बनने लगेगा, देखिए P1 V1 पहला स्थिति, इसका भी पहला स्थिति बराबर ये हो गया T1। अब इसी तरीके से दूसरा अपने पास आ जाए P2 V2 और ये T2, ये हो गया समीकरण अपना 1, ये हो गया समीकरण 2। यहाँ से हमने स्टार्ट किया है ना, याद रखेंगे, मतलब हम एक चौथा फार्मूला निकाल रहे हैं। एक में यदि मैं 2 का भाग दे दूँ, अर्थात 2 को 1 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, 2 को 1 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा P1 V1 बटा P2 V2 बराबर T1 बटा T2। ये बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला फार्मूला है, इसको याद रखेंगे। ठीक है,
ये भी कहाँ से आया, यहीं से आया है, क्योंकि एन हमने स्थिर मान लिया मोल की संख्या को, अर्थात मोल की संख्या हमने शुरू से आखिरी तक स्थिर ही माना है, पूरा चारों इक्वेशन हमने पढ़ा है उसमें। आर गैस नियतांक होता है इसलिए वो स्थिर है, अर्थात वो एक स्थिरांक है जिसका मान फिक्स है। तो पी वी बराबर हो गया टी, इस तरीके से। अब हमने दो दाब और दो आयतन ले लिया, अर्थात वॉल्यूम ले लिया, तो हमको अर्थात अलग अलग दाब और आयतन दिए रहे, तो हमारे पास इस तरीके से इस सूत्र को हम मॉडिफाई करके ऐसा कर सकते हैं, और इनको यदि भाग दे दें तो हमको ऐसा मिल जाएगा। अब इसी को यदि थोड़ा सा और बदल दें तो हम इसको और कैसा लिख सकते हैं, P1 V1 अपान T1, और इसको मैं इधर भेज देता हूँ, तो P2 V2 अपान T2। जो टेम्परेचर है उसका मान किस में रहेगा, हमेशा टेम्परेचर का मान हमेशा रहेगा केल्विन में, तो ये याद रखेंगे। ठीक, तो यही फार्मूला हमको ऐसा भी लिख सकता है, ऐसा भी आप याद करना चाहें तो ऐसा भी लिख सकता है। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक, इसी को मॉडिफाई कर दिया हमने, ये अपने पास हो गया तीसरा, ये चौथा फार्मूला, अर्थात ये चौथा फार्मूला हो गया। टोटल 4 फार्मूले हो गए। तो उम्मीद है आपको आदर्श गैस समीकरण समझ में आया होगा, और इससे संबंधित जो अर्थात इसका इक्वेशन है, इसका और जो फार्मूला है अर्थात इक्वेशन है, वो कितने तरीके से बनाए जा सकते हैं। अर्थात इसी से हमने और 3 बनाया है, एक तो ये बना दिया, दूसरा ये, और तीसरा ये घनत्व के बीच में संबंध निकाल के। तो याद रखें ये सारी फार्मूले, इसको नोट करिए। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो ये आर है, जिसका मान किस पे, पी और वी के इकाई पर निर्भर करता है, जो जिसको हम गैस नियतांक बोलते हैं आर को, इसका मान क्या क्या है आपको याद करना है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, इसको नोट करिए। जो आदर्श गैस समीकरण और उससे संबंधित जो हमने इक्वेशन देखे, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमको बनाने में मदद करेंगे, वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए आदर्श गैस समीकरण में हमने पी वी इक्वल टू एन आर टी ये देखा, और साथ में ये जो आर था इसको गैस नियतांक कहते थे। अब यदि हम ये जो गैस नियतांक है इसका फार्मूला हम देखें तो ये होता है वास्तव में इस तरीके से थे, आर इक्वल टू होगा पी वी अपान एन टी। अब ये जो आर होता है अर्थात यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, इसका मान पी व वी पर निर्भर करता है, किसका मान, आर का मान पी और वी पर कैसे निर्भर करेगा। देखिए एन क्या है, मोल है, तो मोल हमेशा मोल ही लिखा जाएगा चाहे कोई भी इकाई रहे। टी क्या है, यहाँ टेम्परेचर है, और इसका यूनिट हमेशा केल्विन रहेगा, चाहे कोई भी यूनिट आ जाए, एसआई मात्रक लें, सीजीएस लें, एमकेएस लें, एफपीएस लें, कुछ भी लें, एन हमेशा मोल ही रहेगा और ये केल्विन रहेगा। तो बदलेगा तो ये दोनों, प्रेशर का मान बदलेगा और वॉल्यूम का मान बदलेगा। तो इस तरीके से हम निकाल पाएंगे आर का मान अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, अर्थात सिचुएशन के हिसाब से बारी बारी आर का मान बदलते रहेगा अलग अलग, अर्थात क्वेश्चन के हिसाब से हमको मान इसका बदलता हुआ मिलेगा। अब जैसे मुझे निकालना है इस कंडीशन में, यदि दाब का मान मुझे एटीएम में दे दिया है और आयतन का मान किसमें, लीटर या डेसीमीटर क्यूब में दे दिया है, दोनों का अर्थ एक ही होता है, जनरली लीटर में ज़्यादा दिया रहता है इसमें, और डेसीमीटर क्यूब में मिल सकता है, तो दोनों एक ही बराबर होते हैं। हमको यहाँ इन दोनों में ध्यान यहाँ पे देना है, ये एटीएम में है तो ये ऐसा रहेगा, लीटर या डेसीमीटर क्यूब में रहेगा। तो इस मान में यदि देखूँ मैं पहले वाले का करके, तो देखिए प्रेशर हमेशा हम एक वायुमंडलीय दाब लेंगे, क्योंकि हम यूनिट निकाल रहे हैं किसका, आर का, अर्थात आर का मान हम एक आदर्श स्थिति में निकाल रहे हैं। तो आर जो प्रेशर है इसको मैं यदि 1 ATM ले लूँ, एक वायुमंडलीय दाब, तो देखिए यूनिट ये हुआ, वॉल्यूम मतलब आयतन होगा लीटर में, लेकिन हमने क्या पढ़ा है, 1 मोल जो होता है गैस वो कितना जगह घेरता है, 22.4 लीटर। तो मैं यहाँ पे किसका गुणा करूँगा, 22.4 का, और साथ में यूनिट लिख दूंगा लीटर। अब नीचे देखिए एन का मान मैं लिखूँगा 1, क्योंकि जो जितने भी ये मान आ रहे हैं, जो भी मान आ रहे हैं वो सब 1 मोल गैस के लिए मान आ रहे हैं, किसका, आर का मान, अर्थात गैस नियतांक का मान, और ये निर्भर करता है पी और वी पर। ठीक है, ये याद रखें। साथ में ये जो टी है टेम्परेचर, ये एसटीपी पर रहता है, और एसटीपी पर हमने पढ़ा है कि एसटीपी पर क्या होना चाहिए, जो प्रेशर है उसको 1 ATM और जो टेम्परेचर है उसको कितना होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस, अर्थात इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 273 केल्विन। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इनका जब गुणा भाग किया जाता है पूरा टोटल, तो ये वाला डाटा आएगा 0.0821 लीटर ATM। लीटर ATM क्यों, क्योंकि लीटर ATM, और देखिए मोल ऊपर चला गया, केल्विन भी ऊपर चला गया, तो ये केल्विन। ठीक, तो यहाँ याद रखें वो किलो नहीं है, वो केल्विन है, केल्विन वो नीचे से ऊपर चला गया तो प्रति केल्विन, अब ये हो गया प्रति मोल। तो इस तरीके से ये जो फार्मूला होता है इसका उपयोग करते हैं। अब ये आर हमको वास्तव में क्या दिखाता है, आर हमको वास्तव में ये दिखाता है, जब हम इसको डिटेल पढ़ेंगे, तो चूँकि अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं है बहुत ज़्यादा डिटेल, हम सामान्य रूप से डील करते हैं। यदि मैं मान लो कोई एक कंटेनर ले लिया यहाँ पे, और इसके अंदर मैं कोई गैस भर दिया, ठीक है, तो गैस भर दिया अर्थात 1 मोल मैंने इसके अंदर गैस भर दिया, और इसका टेम्परेचर रखा 273 केल्विन। ठीक, और 1 मोल मतलब कितना भरा है हमने, 22.4 लीटर। ठीक है, तो इसमें जो गैस है इसका दाब कितना होगा, इसमें बाहर निकलने के लिए वो हो जाएगा 1 ATM, अर्थात ये गैस बाहर निकलने के लिए जो काम करेगा उस काम का वैल्यू है ये
तो उम्मीद है चीज़ आप समझ पा रहे हैं। अर्थात गैस जो काम करेगा उसका मान है ये वास्तव में, जिसको हम आर बोल रहे हैं, गैस नियतांक बोल रहे हैं। तो अलग अलग यूनिट के हिसाब से जब बदलते जाएंगे तो ये जो एटीएम है वो किसी में ये हो जाएगा, देखिए न्यूटन, एम का -2, इसी को हम पास्कल भी बोल देते हैं, डाइन हो गया और ये हो गया बार। तो इसमें से मुख्य रूप से जो ये लिखा हूँ इसमें आपको याद रखना है ये पहला वाला आंकड़ा को और ये दूसरा वाले को, यही दोनों उपयोग होते हैं सबसे ज़्यादा। इसी को न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, मतलब ये माइनस के साथ नेगेटिव के साथ है, तो इसी को पास्कल भी कहा जाता है। तो याद रखें ये डाटा बहुत उपयोग होगा। 8.314 न्यूटन मीटर प्रति केल्विन प्रति मोल, ये केल्विन है हमेशा याद रखें, किलो नहीं है यहाँ पे, या फिर इसी को लिख सकते हैं जूल प्रति केल्विन प्रति मोल एनर्जी के फॉर्म में। और ये तो ये जो न्यूटन वाला रहता है ये अपना है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट होता है ये, और नीचे डाइन वाला लिखा हूँ ये होता है सीजीएस यूनिट में। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसमें ये डाइन वाला हमको फार्मूला कब काम आएगा, जब कभी मान कैलोरी में पूछ दिया रहे, अर्थात ऊर्जा वगैरह पूछा रहेगा, तब इसका उपयोग बहुत कम होगा, नहीं के बराबर। तो पहला और ये जो दूसरा है ये मान उपयोग होगा, अर्थात ये वाला डाटा। तो इनको याद रखें। आपको जो प्रश्न हम करेंगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो दाब है वो किस में दिया है, उसके आधार पे एटीएम में दिया रहेगा तो ये करना है हमको, न्यूटन मीटर में दिया रहेगा तो ये मान रखना है। तो ये मान बस याद रखने हैं, यूनिट तो वही रहेंगे सेम, प्रति केल्विन प्रति मोल, और ये लीटर एटीएम, और ये हो गया न्यूटन मीटर पर केल्विन, जिसको जूल भी बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो डाइन वाला है ये सीजीएस यूनिट में होता है और इसका जो मान है ये 1.99 कैलोरी प्रति केल्विन प्रति मोल के करीब आता है, जिसको हमने राउंड फिगर में 2 कैलोरी ले रखा है। और इसका कैलकुलेशन होता है 4.18 गुणी 10⁷ अर्घ बराबर होता है 1 कैलोरी, इसलिए इसको हमने इस अर्घ से कैलोरी में बदल दिया है टोटल। ठीक, तो इसका हमने 8.314 को 4.18 से भाग दे दिया, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, लगभग 2 के करीब आता है मान, मतलब 1.99 आता है भाग देने पर। तो रिप्लेस करके इसकी जगह हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें याद रखें, और उम्मीद है जो आर है अर्थात गैस का मान है, गैस नियतांक का मान है, वो आपने समझ लिया होगा। वो कांस्टेंट होता है हर गैस के लिए, और स्पेशली ये जो आर है ये आदर्श गैस के लिए काम करेगा। आदर्श गैस के लिए मतलब ये जो सूत्र है PV = NRT, ये आदर्श गैस के लिए है, लेकिन ये जो आर होता है, आर हर गैस के लिए अलग अलग आता है, अर्थात गैस का कितना दाब है, कितना आयतन है उसके हिसाब से। ठीक, तो ये याद रखें, इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, ना कि रिडबर्ग स्थिरांक। वो दूसरे यूनिट में होता था, लेकिन वहाँ स्पेक्ट्रम की बात होती है, यहाँ पे हम प्रेशर वॉल्यूम पढ़ रहे हैं, तो ये अलग चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना है किसी को। अब हम कोई भी गैस जो कि PV = NRT, इस इक्वेशन को, अर्थात जो वो 3 नियम हमने पढ़ा, ए से एवोगैड्रो, बी से बायल और सी से चार्ल्स, अर्थात ABC मैं लिख रखा था शुरुआत में। तो इन तीनों नियमों का जो भी गैस पालन करेंगे, अर्थात इसमें जो भी कंडीशन है उनको कोई भी गैस फॉलो करेगा, तो उस गैस को अब हम बोलेंगे आदर्श गैस। तो इसको नोट करिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो आदर्श गैस है उसके गुण क्या होते हैं, और किसी भी गैस को आदर्श गैस अर्थात आइडियल गैस होने के लिए क्या चीज़ें, अर्थात कौन से शर्त पूरे करने चाहिए। कि आदर्श गैस के क्या गुण होते हैं कि आदर्श गैस के जो अणु होते हैं उनका आयतन बहुत कम, अर्थात 0 के बराबर होता है। 0 के बराबर मतलब इतना कम होता है कि उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं मान लो एक कंटेनर लिया, एक डिब्बा लिया, अब इस डिब्बे का तो आयतन इतना बड़ा है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कोई गैस भर लेता हूँ, तो गैस भरता हूँ तो गैस के अणु क्या होते हैं, दूर दूर रहते हैं। आदर्श गैस के केस में ये माना जाता है कि उसके अणु इतने बारीक रहेंगे कि ये जो गैस मतलब ये जो डिब्बा का आयतन है इसकी तुलना में इसका आयतन नहीं के बराबर रहेगा। अर्थात आदर्श गैस है लेकिन नहीं भी है, ऐसा है। अर्थात गैस तो है अंदर में लेकिन नहीं के बराबर है, ऐसे है। मतलब गैस के अणु ढेर सारे रहेंगे, ऐसा नहीं है कि एक भी नहीं रहेंगे, लेकिन वो जगह नहीं घेरेंगे, ये कहना है। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि गैस के अणु किसी कंटेनर में रहेंगे तो कुछ ना कुछ जगह जरूर घेरेंगे। लेकिन आपको मानना है कि आदर्श गैस के जो अणु होते हैं उनका वो जगह घेरते नहीं, अर्थात उनका आयतन नहीं होता है, ठीक है। तो इसी के लिए कहा कि पात्र के आयतन की अपेक्षा बहुत कम, अर्थात नेग्लिजिबल मतलब उसको हम छोड़ सकते हैं, नहीं है उसका आयतन, ऐसा मान सकते हैं, इसलिए V = 0। दूसरा है कि इनके बीच में अंतराणविक आकर्षण बल नहीं होता। कहने का अर्थ है कि हमने जो डाइपोल द्विध्रुव आघूर्ण, ये सारे लंदन बल और बहुत सारे बल पढ़े हैं, उस टाइप का बल किनके बीच में होता था, अणुओं के बीच में, और जिससे क्या होता था, अणु एक दूसरे से आकर्षित होकर जुड़े रहते थे। अब गैस के अणु होते क्या है, दूर दूर रहते हैं, तो दूर दूर रहते हैं लेकिन फिर भी उनमें कुछ ना कुछ तो आकर्षण होता है। लेकिन आदर्श गैस अर्थात जो आइडियल गैस है, आइडियल गैस, इसमें क्या होता है, इनके अणुओं के बीच में कुछ भी आकर्षण नहीं होता। अर्थात एक यहाँ करीब भी रहेंगे तो भी वो एक दूसरे से फ्री रहेंगे, अर्थात इधर उधर घूमते रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। अर्थात इनके बीच आकर्षण नहीं होगा और इसका एक कण तो होंगे लेकिन उसके कण इतने छोटे रहेंगे कि उसका वो जगह नहीं घेरेंगे, ऐसा माना जाता है, ठीक। तो ये याद रखें, लेकिन ऐसा संभव नहीं है प्रैक्टिकली, ठीक। ये काल्पनिक है कि आदर्श गैस ऐसी होती है, प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है, क्योंकि गैस को हम किसी डिब्बा में रखेंगे तो कुछ ना कुछ जगह घेरेगा ही, चाहे कोई भी गैस रहे।
और उसका पार्टिकल चाहे कितना ही छोटा क्यों नहीं वो घेरेगा। लेकिन आदर्श गैस के केस में हम मानते हैं कि वो नहीं घेरते और साथ में उनके बीच अंतराणविक आकर्षण बल नहीं होता है, अर्थात जीरो मान लेते हैं। मतलब एक दूसरे से जुड़ते ही नहीं है, चिपकते भी नहीं है, प्रतिकर्षित भी नहीं करते, अर्थात रिपेल भी नहीं करते, अट्रैक्ट भी नहीं करते। लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कण जब रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो उनके बीच में इंटरेक्शन अर्थात अंतःक्रिया जरूर होगी, अर्थात एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रभावित जरूर करेंगे। ठीक, अब आदर्श गैस हेतु शर्तें क्या है तो देखिए, आदर्श गैस हेतु शर्तें अर्थात पी, वी और टी। पी मतलब होता है प्रेशर अर्थात दाब। आदर्श गैस के जो दाब हैं वो अर्थात वे गैसें जो आदर्श गैस जैसे व्यवहार करेंगे, अर्थात जो हमारा इक्वेशन था PV = nRT, इसको यदि कोई गैस फॉलो कर लेता है अर्थात इस इक्वेशन पे फिट बैठ जाता है, इसके नियमों पे, और ये किन चीज़ों को 3 नियमों को मिक्स करके बनाया गया है, एवोगैड्रो का नियम, बायल का नियम और चार्ल्स का नियम। तो उन तीनों को यदि कोई गैस फॉलो करता है तब उस गैस को हम मानेंगे आदर्श गैस। अब आदर्श गैस होने के लिए वो गैस का क्या होना चाहिए, उस गैस का जो प्रेशर है वो कम होना चाहिए, ठीक है, उस गैस का आयतन है वो अधिक होना चाहिए, और जो टेम्परेचर है वो भी क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अब ये क्या है, इसका अर्थ क्या है, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है कि आदर्श गैस के अणुओं का आयतन तो 0 होता है, लेकिन मैं यहाँ पे आयतन अधिक क्यों लिखा हूँ। इसका अर्थ ये है कि यदि हम कोई कंटेनर है इस तरीके से, और इस कंटेनर के अंदर किसी गैस को हमने डाल दिया है, ठीक है, किसी गैस को हमने डाल दिया है, तो इस कंटेनर का यदि मैं प्रेशर को कम कर दूं और वॉल्यूम इसको बढ़ा दूं, अधिक कर दूं, और टेम्परेचर इसको भी अधिक कर दूं, तब इसके अंदर जो गैस रहेगा वो एक प्रकार से आदर्श गैस जैसे व्यवहार करेगा। ये है इसका अर्थ। उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। आदर्श जो गैस होता है उसका आयतन नहीं होता, वो तो 0 होता है, लेकिन यहाँ आयतन अधिक का अर्थ है कि जो कंटेनर रहेगा उस कंटेनर का यदि आयतन अधिक रहेगा, आयतन अधिक रहेगा तो क्या होंगे, अणु दूर दूर रहेंगे। आयतन अधिक मतलब जगह अधिक, अब जगह अधिक रहेगा तो अणु दूर दूर रहेंगे, अब दूर दूर रहेंगे और साथ में देखिए टेम्परेचर अधिक। अब टेम्परेचर अधिक का अर्थ है कि ये कंटेनर लिया और मैंने यहाँ पे गर्मी देना शुरू कर दिया, टेम्परेचर देने से क्या होगा, अणु दूर दूर भागेंगे। दूर दूर कब भागेंगे, जब हम गैस अर्थात ये जो कंटेनर रहेगा इसका जगह बड़ा रहेगा, ठीक है, अर्थात वॉल्यूम उसका अधिक होगा। और साथ में क्या होगा, प्रेशर कम। प्रेशर कम क्यों होना चाहिए, प्रेशर कम इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब हम दाब को कम करेंगे, अर्थात पिस्टन हम नीचे नहीं कर रहे हैं, पिस्टन वहीं पे पड़ा रहेगा ऊपर में, तो दाब कम रहेगा तो क्या है, जो गैस के अणु हैं वो एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं, अर्थात उनके बीच में ये अंतराणविक आकर्षण बल क्या रहेगा, 0 रहेगा। इस चीज़ को 0 करने के लिए हम प्रेशर कम कर रहे हैं। प्रेशर कम अर्थात अंतराणविक आकर्षण बल ये भी क्या रहेगा, कम रहेगा। कम रहेगा तो अणु ये क्या है, इधर उधर फैले रहेंगे, एक दूसरे पे वो आकर्षित नहीं होंगे। और साथ में आयतन अधिक क्यों, क्योंकि आयतन अधिक रहेगा तब अणु दूर दूर रहेंगे, और दूर दूर रहेंगे तो उनके बीच में आकर्षण नहीं होगा। टेम्परेचर अधिक क्यों, टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तभी अणु में गति होगा और वो भागेंगे दूर। यदि टेम्परेचर हम कम कर देंगे तो अणु क्या है, पास में आके चिपक जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है कि यदि कोई गैस है जिस पे हम दाब को कम लगाएं, उसका आयतन अधिक कर दें और टेम्परेचर को हम बढ़ा दें, अर्थात कोई गैस है जिसको हमने किसी कंटेनर में रख दिया है और कंटेनर में हम ये तीनों स्थिति अप्लाई कर दें, अर्थात लागू कर दें, दाब को कम, आयतन को अधिक इसका रखें और टेम्परेचर को भी अधिक रखें, तो गैस है वो आदर्श गैस जैसा व्यवहार करेगा। अर्थात आदर्श गैस होने के लिए तीनों चीज़ का पालन होना अनिवार्य है। और यदि वो गैस इन तीनों चीज़ों का पालन नहीं करती है, अर्थात ये तीनों चीज़ों हम लागू कर देते हैं और गैस मूव नहीं करता है, अर्थात उनके बीच अंतराणविक आकर्षण बल रहता है, तो फिर वो आदर्श गैस नहीं होगा। तो उम्मीद है आपने आदर्श गैस समझ लिया होगा। आदर्श गैस समीकरण के द्वारा, अर्थात आदर्श गैस इक्वेशन के द्वारा हम आदर्श गैस का कंसेप्ट समझ रहे हैं। साथ में इसको और भी डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम लोग अलग अलग। आदर्श गैस का अर्थ है कि ये जो हमारे कंडीशन है अर्थात शर्त हैं, इन तीनों चीज़ों का यदि कोई गैस पालन करता है तब हम उस गैस को बोलेंगे आदर्श गैस। अर्थात ये जो समीकरण है इसके आधार पर ये शर्तें रखी गई हैं कि इन तीनों शर्तों का यदि कोई गैस पालन करता है तो वो गैस को आदर्श गैस माना जाएगा। इन तीनों में से कोई चीज़ का पालन नहीं करता तो वो गैस क्या माना जाएगा, सामान्य गैस माना जाएगा, जिसको हम वास्तविक गैस बोलते हैं, ठीक है। आदर्श गैस, और याद रखें एक प्रकार से वो कल्पना है, वास्तव में ऐसी कोई गैस होती नहीं है, लेकिन फिर भी मानेंगे क्योंकि उसके करीब कुछ न कुछ गैसें पहुँच जाती है जब इस टाइप का कंडीशन दे दिया जाता है। तो ठीक है, इसको नोट कर। इसलिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आदर्श गैस समीकरण से संबंधित आंकिक प्रश्न और साथ में पढ़ेंगे हम डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। थैंक यू।